Hello students, good morning. Today we are going to cover our third chapter, Need of Silence. In this chapter, we are going to talk about the silence, what is all about with the human beings, and this is written by the Arkin Narayan. So let us start this chapter. Need of silence means हमें शांति की आवश्यकता क्यों है या हमें उसकी ज़रूरत है, हमें साइलेंस की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राइटर ने कहने की कोशिश की है कि कैसे साइलेंस आज के ज़माने में या आज के टाइम पीरियड साइलेंस चला गया है एंड वो कैसे कैसे ये राइटर को नॉइजेस डिस्टर्ब करते हैं जहाँ वो वर्क करता था एंड दिस सोसाइटी जब वो रहता है, अलग अलग तरीके की नॉइजेस होना, वेंडर्स का नॉइजेस होना, क्लासरूम में बच्चों का, स्टूडेंट्स का नॉइज होना, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर राइटर डिस्कस करेंगे. So let us start. This age will probably be known as the noisiest in human history. या आवाज़ human history में सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट आवाज़ है. वो स्टूडेंट्स जानते हैं कौन सी आवाज़? Students की आवाज. We create a lot of noise not only to show that we are in a happy festive mood, to canvass votes, to advertise a commodity or a point of view, but also for its own sake. हम आवाज सिर्फ खुशी से ही नहीं करते हैं, हम इसको मस्ती में करते हैं, फेस्टिव मूड में होते हैं तो करते हैं, या तो अगर हम सैड होते हैं तो भी हम आवाज करते हैं. नॉइस इज द ग्रेटेस्ट बेन ऑफ मॉडर्न लाइफ. आज के जमाने का जो आवाज है ये सबसे ज्यादा कर्सफुल है. कर्सफुल इन द सेंस, बेन मीन्स अब क्या होता है आपको बता दो. बेन मीन्स अ कॉज ऑफ रूइन और ट्रबल, मतलब किसी भी चीज की परेशानी. तो आज के जमाने की जो सबसे बड़ी मॉडर्न लाइफ की जो परेशानी है वो क्या है? नॉइज है. इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय नेसेसरी नॉइज. हम आज अपने किसी भी काम को करने से पहले हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. हम किस चीज से? नॉइज से. अननेसेसरी नॉइज, चाहे तो वो अननेसेसरी नॉइज होते हैं या तो पर्पसफुल नॉइज होते हैं. पर्पसफुल मतलब जो हमारे काम के हो, या तो फिर पर्पसलेस होते हैं. ओके, इनफ टू वीकन आवर नर्व्स एंड मैडनेस. और इस तरीके की नॉइज काफी है हमारे नर्व्स को और हमें पागल बनाने के लिए. इफ द एवरेज इंडियन लाइफ only 65, no, this was written many years back, we have only ourselves to blame for it. और आज अगर humans की life 65 years है, वैसा पहले कुछ साल पहले बताया गया, तो what is the reason behind that? The reason behind that is the instability of the brain. brain का unstable होना. The noise in and around us is wearing us out at a terrific space. ये जो noise होती है वो हमें एक अलग ही space, अलग ही जगह पर हमें सोचने के लिए बाउंड कर देती है. Someone noted recently that present-day babies are peculiarly loud-throated. They look elegant and sweet, no doubt, but the moment they open their mouth, they let out a shattering volume of sound. School teachers do their best from the beginning by ordering even every few seconds in the classroom. और आज हम किसी ने ऐसा नोट डाउन किया है इन फैक्ट कि बेबीज की जो थ्रोट होते हैं दैट इज बीइंग लाउड, वो लाउड हो गए हैं. ओके, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो स्वीट है, लेकिन फिर भी उनका जो लाउडनेस है, वॉल्यूम के जो लैरिंग्स है, दैट हैज बिकम वेरी अनफ्लॉफुल. ओके, School teachers do their best from the beginning by ordering every few seconds in the classroom. और इन चीजों को जो loudness है क्लास की, उसको टीचर फ्लो में रखता है, बनाए रखता है. कैसे? by ordering everyone to be in the silence, by saying silence, but it does not appear to have any effect on children. लेकिन इसका प्रभाव किसी भी बच्चे पर कोई नहीं पड़ता है. they remain the noisiest creature on earth, और इस वजह से इन्हें सबसे ज्यादा noisiest creature अर्थ का माना गया है. I think there will be an all round benefit of a period of absolute silence is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year for the quietest or the most softest spoken person in the school. और यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो साइलेंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसे टाइम टेबल में एड अप कर देना चाहिए. और इस साइलेंस को लेकर के हमें साल के एंड में हमें क्या देना चाहिए? हमें बच्चों को प्राइजेस देना चाहिए. इतने ज़्यादा हमको साइलेंस के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करते रहना चाहिए. Hawking in the street has of late become a little too much. और ये जो गलियों में, सड़कों पर जो लोग बेचते हैं स्टॉल्स,
पर चीजें इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम, और इनके वजह से ऐसा लगता है कि ये राइटर को बहुत ज्यादा परेशानी होती है पढ़ने में या लिखने में, पर्टिकुलरली वंस विंडो लुक ओवर अ स्ट्रीट, और स्पेशली तब जब घर का एक खिड़की खुला होता है तब. Even if one retires to the back of the house, one may not be safe since the hawker seems to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched down and pierced through and through even you are hiding in the innermost of the house. और ये जो hawkers होते हैं ये loud से loud voice निकालते हैं ताकि ये क्या कर सके, attract कर सके लोगों को, और ताकि लोग आकर के इनकी चीजों को purchase कर सके. ठीक है. At the moment when I am writing this, I see and hear two plantain sellers coming on each other heels. जब मैं ये स्टोरी उसी वक्त दो plantain sellers आए. Okay. Then I fear that they grow more food camping has brought in only more plantains since I noticed two or more hawkers coming in with the same commodity. हमने देखा कि ये दोनों जो sellers थे ये दोनों के पास एक ही commodity थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से क्या कर रहे थे, compete कर रहे थे, एक दूसरे को से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे थे. इससे क्या वो करना चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके. Now for a variation, I suppose a seeker of old paper and empty bottles is expressing his wish in a rich, space-filling voice, and knife grinder is employing an anguished cry like one caught in a trap, and many other follow. Out of that, we understand is that they are shouting something. It may be about anything from Ginli oil cake to lotus flower bindles or bangles. We are surrounded by a moving loud market all the time. और फिर उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा जोर से अलग अलग चीजों की मटेरियल्स की जो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं उनका नाम लेते हैं, और इससे क्या होता है लोगों को पता चलता है कि व्हाट दे हैव, उनके पास क्या है, एंड दे कैन सेल आउट इनटू द पीपल. And they all are treating like the many of the knives are kept in a class. I have a dread of living next to a man owning a motorcycle. अब मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास क्या था, मोटरसाइकिल था. When this motorcyclist starts out, जब इसने अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, the agitation he creates last half an hour, और उससे जो आवाज निकल के वो लगभग आधे घंटे तक मेरे दिमाग में थी. Even after the machine itself has gone out of sight, हाँ जबकि वहां से वो गाड़ी जा चुकी थी फिर भी उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी. On Sundays, this enthusiast test at his engine whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. और especially ये संडे को ये जो आवाज होती है, ऐसा मानो कि जैसे ये जो आवाज ये निकालते हैं इंजन से मैकेनिक्स, वो कैसा लगता है मानो कि वहां पर गोल्ड की फैक्ट्री हो गई हो. आई से गोल्ड फैक्ट्री बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस इट इज द मोस्ट डिफेंडिंग प्लेस ऑन अर्थ व्हेन द ओर इज पिल्वराइज्ड बिफोर बीइंग ट्रीटेड विद साइनाइड. और मैंने यहाँ पर गोल्ड माइन का जिक्र क्यों किया, इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर काम किया है, और यह मैं जानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि अर्थ पे जो सबसे ज्यादा आवाज करने वाली जगह कौन सी होती है, माइंस होती है. क्यों? क्योंकि वहां पर चीजों को ग्राइंड किया जाता है, एंड दैट हैज ऑल बीन कन्वर्टेड इनटू द पाउडर. This was all I could catch on the whole process when I visited a gold mine some years ago. और ये सारी चीजें मैंने देखी है, और मैंने ये सब चीजें इतनी नॉइस को मैंने फेस किया है कब, जब मैं गोल्ड माइन में काम करता था. My guide was explaining everything to me in a great detail. मेरा जो गाइड था वहां पर वो मुझे बहुत ही अच्छे से अपने मेरे काम को मुझे समझा रहा था. But I could only see his lips move. There was such a clatter all around. और लेकिन मुझे उसकी कोई भी बात सुनाई या समझ में नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका लिप्स हिलता हुआ दिखाई दे रहा था. I has been the same experience for me in any factory. I have often been taken around my types of factories, but as my guides moved their lips, I gave up all the attempts at knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. और मैं पूरे टाइम में कोशिश करता था कि उनकी बातें मैं समझ सकूं, हालांकि मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि उनके सिर्फ और सिर्फ मुझे लिप्स हिलते हुए दिखाई देते थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अपने कॉटन को या अदर फैब्रिक्स को yarn में या फैब्रिक में कन्वर्ट करूं. The noise of machinery is always at a higher pitch. क्यों? क्योंकि जो
जो नॉइज होती थी, मशीन से जो आवाजें निकलती थी वो बहुत ही ज्यादा हाई होती थी देन द वॉइस ऑफ द गाइड, और गाइड जो बताता था, जो मुझे निर्देश देता था, उससे कहीं ज्यादा गुना ज्यादा आवाज मशीनें करती थी। अ फैक्ट दैट इज जनरली overlooked by those who take people around factories while all the explanations is going on and mind keeps feasting on the vision of a zone of silence। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो मेन मोटिव है कहने का वो क्या है कि मेरा जो ध्यान है वो कहाँ रहता था, साइलेंस, शांति की तरफ रहता था। मुझे शांति चाहिए थी। I abandoned a very comfortable house once because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5 long before even the gates were unlocked in any radio station। The result of such an early switching on was that the radio kept up a sort of humming, a most harassing accompaniment, unbroken like the humming of 1,000 bees। I fear that this simile may mislead my readers by its poetic association, but far from it. This humming was like the squealing of one's brain by many instrument of torture, something like a pneumatic drill operating at one's temple। और अब मैंने बहुत ही कंफर्टेबल हाउस की वजह से मैंने एक ऐसा घर लिया जिसके बगल में एक मेरा जो नेबर रहता था, वो सुबह 5 बजे ही अपने रेडियो को जोर से चला देता था। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग स्विच ऑन लॉन्ग बिफोर इवन द गेट्स वर अनलॉक्ड, और जबकि दरवाजा भी तब तक खुला नहीं होता था। द रिजल्ट ऑफ एनी रेडियो स्टेशन द रिजल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वाज दैट द नेब केप्ट अप शॉटिंग ऑफ हमिंग। और मेरा जो पड़ोसी था वो हमेशा कोई ना कोई अगर वो नहीं भी चलाता था रेडियो तो वो इतनी जोर जोर से गाने गाता था, हमें गुनगुनाता था और अपनी चीजों को मतलब ऐसा लगता था मानो कि हजारों मधुमक्खियां एक साथ गाना गा रही हैं। I fear that the simile may mislead my readers by its poetic association। हाँ, हो सकता है कि मैं जो ये लिख रहा हूँ, मेरे जो वर्ड्स हैं वो पोएटिक डिवाइस में नहीं कंसिडर करते हूँ, बट वो उसकी जो आवाज होती थी, वो जो आवाज हमिंग करता था, वो हमिंग ऐसा लगता था मानो दिमाग में बिल्कुल छेद कर रहा हो। Like a pneumatic drill operation at one's temples। Why my neighbor should have queued up so early in the day in order to receive a radio program was a thing I could have never understand। और इस बात को मैं कभी भी नहीं समझ पाया कि मेरा जो पड़ोसी है वो सुबह 5 बजे उठ करके वो रेडियो को क्यों चालू कर देता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए। Since I did not like to lie in bed wallowing in uncharitable neighborly thoughts the first thing in the day, moreover I was not without hope, since a friend who knew all about radios told me that my neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter was still cold and as the way of destroying the valve is not the radio itself but nothing occurred along those happy lines and I had to move on। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से भी ये चीज़ें अपने नेबर के बारे में बताई तो उसने भी कहा कि हाँ, ठंडियों में रेडियोस को ठंडा होने के बाद भी वो जो उसकी जो तारे होती हैं उसको कनेक्ट करना जरूरी होता है, इसलिए जो तुम्हारा नेबर है वो रेडियो सुबह सुबह चला देता। I sometimes feel that God who constructed the human body with so much forethought seems to have become weary when he came to the ears and left them as the most vulnerable portion of the human body। The result is that we spend all our hours longing for something that we cannot attain, namely silence। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने जो ह्यूमन बॉडी बनाया है, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ इसमें जो कान दे दिए हैं, बहुत ही अजीब सी चीज दे दी है जिसको हम कान कहते हैं, ठीक है। इसके वजह से हम जो नॉइजेस सुन रहे हैं ये हमारे लिए क्या हो रहा है, ये मेरे लिए यानी कि जिस राइटर के लिए क्या हो रहा है, वेरी पेनफुल। वाई पेनफुल इन द सेंस कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी काम को करने के लिए उसे क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और उसकी ध्यान को इधर से उधर कर दे रहा है। ओके